Hey guys, good evening. Welcome to my YouTube channel DLED स्टडी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे हो। और कल आपका एग्ज़ाम है और कल आपका 2 पेपर है। पहला है आपका बाल विकास और दूसरा क्या है आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, और दोनों आपके आते हैं 50-50 नंबर के आएंगे, जिसमें से आपके 15 MCQ होगा। ठीक है, मैंने मॉर्निंग में कराया है आपको बाल विकास का, उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। और अभी हम करा रहे हैं आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, अभी आपका है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, DLED फर्स्ट सेमेस्टर का है। DLED फर्स्ट सेमेस्टर, सब्जेक्ट है आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लिए गए हैं क्वेश्चंस आपके। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे और टोटल मार्क्स होता है आपका 50 नंबर का है, जिसमें से आपके 15 MCQ होते हैं। ठीक है, तो पहले समझ लीजिए क्वेश्चन का पैटर्न। ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले क्वेश्चन का पैटर्न समझिए। आपका 15 आपका आएगा MCQ। ठीक है, और आपका 10 नहीं 15 क्वेश्चन होगा आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय, और फिर 10 क्वेश्चन होंगे आपके लघु उत्तरीय। ठीक है, लघु उत्तरीय, यहाँ से आपके एक एक नंबर का होगा अति लघु उत्तरीय और 2 नंबर के होंगे आपके लघु उत्तरीय। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन MCQ, 15 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय और 10 क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन से होगा। ठीक है, तो टोटल आपके होंगे 50 मार्क्स के। ठीक है, तो गाइज क्वेश्चन को ज़्यादा बड़ा में लिखने की कोशिश ना करिएगा, क्योंकि एक एक नंबर का है, तो एक नंबर वाला 2 लाइन में लिख दीजिएगा, मैक्सिमम 3 लाइन में। ठीक है, और जो आपके 2 नंबर के हैं लघु उत्तरीय, 2 नंबर वाला जो 2 मार्क्स दिलाएंगे आपको, उसको आप 4 से 5 लाइन में लिखिएगा। ठीक है, बहुत है, क्योंकि वहाँ ऊपर लिखा है आपका जो शॉर्ट है आपका वेरी शॉर्ट वाला अति लघु उत्तरीय वाला प्रश्न कहा है आपको 25 से 30 लाइन में 25 से 30 शब्द में बस लिखना है, और जो वो लघु उत्तरीय वो 50 शब्द में बोला है। ठीक है, 50 शब्द में। तो आप क्या करिएगा, जो एक नंबर का है अति लघु उत्तरीय 2 से 3 लाइन में लिखिएगा, और जो 2 नंबर का है आपका लघु उत्तरीय उसको 4 से 5 लाइन में लिखिएगा, और टोटल टाइम आपका रहेगा 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे का पेपर है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, लास्ट क्लास है आज का, इसको जरूर देखिए। और इसके पहले जो मैंने कराया है बाल विकास वाला, उसको भी कर लीजिएगा, सेम वो भी पैटर्न इसी पे है, वो भी 50 मार्क्स के हैं। 15 MCQ और 10 आपके 15 वेरी शॉर्ट और 10 आपके होंगे शॉर्ट टाइप। तो पहला क्वेश्चन रहा आपका ये, क्या कह रहा है, प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता हैं, मतलब प्रोजेक्ट मेथड जो था किसने दिया था टीचिंग का, तो किलपैट्रिक हैं। ठीक है, किलपैट्रिक ने क्या बताया था, प्रोजेक्ट मेथड या प्रोजेक्ट पद्धति के बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है शिक्षण के सिद्धांत लिखिए। तो शिक्षण के बहुत सारे सिद्धांत हैं, तो आपको पूछेगा मिनिमम आप से 2 पूछेगा। ठीक है, मैक्सिमम 2 सिद्धांत पूछेगा, 2 नंबर में पूछ देगा शिक्षण के 2 सिद्धांत लिखिए, तो वो तो सही है, लेकिन कभी कभी नाम दे के पूछ देगा कि इस सिद्धांत को आप डिफाइन करिए 2 नंबर में, तो वहाँ पे मुश्किलें आ जाएंगी। इसके लिए आपको सारे शिक्षण के बारे में जानना जरूरी है। बहुत ईजी होता है, मैं आपको बहुत ईजी वे में बताऊंगी, आपको तुरंत आ जाएगा। देखिए, पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत। ठीक है, इसमें बच्चा क्या करता है, करके सीखता है। ठीक है, इसमें बच्चा एक्टिव रहता है, इसमें सक्रिय रहता है। ठीक है, तो बच्चा इसमें क्या रहता है, सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है क्रियाशीलता के सिद्धांत में, और करके सीखता है। दूसरा है आपका रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चों में आप इंटरेस्ट जगाइए। ठीक है, टीचर को क्या करना चाहिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम ये है कि बच्चों में इंटरेस्ट जगाइए। आप इंटरेस्ट जगाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके में क्या आ जाएगा, बच्चे आपके सीखने में रुचि लेने लगेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट को क्या करेंगे, हम जगाएंगे। थर्ड है आपका विभाजन का सिद्धांत। विभाजन, ठीक है, जैसे कोई विषय वस्तु को आपको पढ़ाना है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के पढ़ाएं। ठीक है,
विषय वस्तु को आप डिवाइड कर लीजिए, कोई भी टॉपिक है उसको डिवाइड कर लीजिए और छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट के पढ़ाइए, वो आपका होता है विभाजन का सिद्धांत। आ रहा समझ में? नेक्स्ट है आपका परिभ्रमण, ठीक है, परिभ्रमण का हम करते हैं, मतलब भ्रमण करा के वास्तविकता से उसको हम परिचित करा सकते हैं। जैसे कि आपका पर्यावरण पढ़ाते हैं, ठीक है, पर्यावरण, तो पर्यावरण के अंतर्गत चीज़ों को हम भ्रमण विधि से उसको सिखा देते हैं, सिखा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रेरणा का सिद्धांत, मोटिवेशनल, ठीक है, मोटिवेट करना, ठीक है, मोटिवेट करना किसी को, तो मोटिवेट करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं और वो अपने लक्ष्य को इजीली प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, तो प्रेरणा का सिद्धांत होता है। और नेक्स्ट है आपका निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत ये कहता है जो भी आप पढ़ा रहे हो, जो टॉपिक पढ़ा रहे हो, तो उसका कुछ निश्चित उद्देश्य होना चाहिए कि उस टॉपिक को पढ़ाने का क्या आपके पास उद्देश्य है, आप उसे क्यों पढ़ा रहे हो, उसके पढ़ाने से फ़ायदा क्या है आपका, तो ये आपका निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत कहता है कुछ भी पढ़ाएं तो उस जो भी पढ़ा रहे हैं उसका निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। और नेक्स्ट है आपका चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत मतलब कि क्या क्या करना है, चीज़ों को सिलेक्ट करके पढ़ाना, ठीक है, चयन कर लेना कि आज ये पढ़ाना है या आज इस टॉपिक पढ़ाना है हमको, ठीक है, तो ये सिलेक्शन होता है मेन चीज़, चयन करके हम पढ़ाते हैं। व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत ये कहता है कि सारे बच्चे जो हैं अलग अलग होते हैं, ठीक है, किसी की बुद्धि लब्धि कम है, किसी का ज़्यादा है, तो आप क्या करें, सभी शिक्षार्थियों को ध्यान में रखते हुए आप टीचिंग कराएं, ठीक है, ये आपका व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत कहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ब्लूम के अनुसार शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो जो ब्लूम है वो कहते हैं कि ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य 3 होते हैं, ठीक है, पहला है आपका ज्ञानात्मक सिद्धांत उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य, ठीक है, कहते हैं ये कि जब भी बच्चे को शिक्षण कराएं तो उसका 3 उद्देश्य होता है आपका, ज्ञानात्मक, ज्ञान की प्राप्ति हो, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, भावनात्मक उद्देश्य उनके भावनाओं का और उनके इमोशंस जो होते हैं उनको डेवलप करने के लिए, इमोशंस, ठीक है, उनके भाव को डेवलप करने के लिए, क्रियात्मक बच्चे को क्या करके सिखाएं, ठीक है, तो ये करके सिखाना, तो ये कहते हैं ब्लूम कि शिक्षण का उद्देश्य 3 होता है, क्रियात्मक, भावात्मक और ज्ञानात्मक। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है साविद्या या विमुक्त शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है, तो इसका आदर्शवादी का है ये, ठीक है, जैसी विद्या वैसी मुक्ति होती है, तो ये कहता है आदर्शवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान सिद्धांत पर आधारित शिक्षण सूत्र, कह रहा है जो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है उस पर कौन सा सूत्र आपका शिक्षण सूत्र अप्लाई होता है, तो वो पूर्ण से अंश की ओर, ठीक है, तो गेस्टाल्ट का सिद्धांत किसने दिया था, ये आपका कोहलर ने दिया था, कोहलर, ठीक है, गेस्टाल्ट का, जो चिंपैंजी पे किया था, चिंपैंजी वनमानुष था, ठीक है, उस पे प्रयोग किए थे, और चिंपैंजी का नाम आपका सुल्तान था, ये आपको मैंने बताया था। और ये कहता है गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कि चीज़ों को हम क्या करते हैं, पूर्ण से अंश की ओर क्या करते हैं, सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, किसका कथन है, ये आपका कोटेशन है, ये कह रहा है कौन कहता है, ये तो जॉन डीवी कहते हैं। जॉन डीवी कहते हैं कि शिक्षण है आपका जो है, शिक्षण प्रक्रिया जो है आपकी त्रिमुखी होती है। शिक्षण प्रक्रिया क्या होती है, त्रिमुखी, त्रिमुखी मतलब 3 अंग होते हैं इसमें, पहला तो शिक्षक होता है, ठीक है, दूसरा आपका शिक्षार्थी होता है, और आपका तीसरा आपका पाठ्य पुस्तक या पाठ्यक्रम होता है, ठीक है, पाठ्यक्रम, तो ये भी पूछता है कि जॉन डीवी के अनुसार त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कौन कौन आते हैं, तो 3 आते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन भाषा से हुई है, तो कम्युनिस से हुई है, ठीक है, कम्युनिस, और इसे कम्युनिकेशन होता है,
कम्युनिकेशन इसका होता है, संप्रेषण का इंग्लिश, और इसका लैटिन है कम्युनिस। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कल्पना एवं तर्क शक्ति किस शिक्षण विधि के माध्यम से करते हैं। जो कह रहा है बच्चों में कल्पना का विकास या तर्क शक्ति का विकास वो कौन सा शिक्षण विधि है जिसके माध्यम से आप कर सकते हैं, तो कहानी है। ठीक है, कहानी के माध्यम से हम बच्चों में क्या करते हैं, कल्पना का विकास करते हैं। ठीक है, और तर्क शक्ति का विकास करते हैं। जैसे कि आप समझ जाइए, किसी बच्चे को हम क्या कहते हैं, स्टोरी सुनाते हैं, और स्टोरी सुनाने के बाद हम क्या करते हैं, उससे क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो अपने हिसाब से क्वेश्चन को आंसर देता है, तो वो आपका हो गया तर्क शक्ति बढ़ता है वहाँ से उसका। और कल्पना क्या, कल्पना मतलब सोचता है उसके बारे में, ठीक है, तब वो आंसर देता है। तो कल्पना और तर्क शक्ति का विकास हम कहानी प्रविधि से करते हैं विकास। क्वेश्चन 9 संप्रेषण के प्रकार बताइए। संप्रेषण कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो हम संप्रेषण हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा सांकेतिक। ठीक है, सांकेतिक। पहला मौखिक, दूसरा लिखित, तीसरा सांकेतिक। जैसे हम बोल के अपने शब्दों के माध्यम से हम अपने बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, वो आपका मौखिक हो गया। और लिखित क्या करते हैं, लिख के हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, वो लिखित हो गया। और सांकेतिक, सांकेतिक मतलब संकेत के माध्यम से, जिसके मान लीजिए कोई बधिर है, वो क्या कहते हैं, कोई गूंगा है, बोल नहीं सकता है, ठीक है, तो उसको हम कैसे संकेत के माध्यम से हम क्या करेंगे, समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या सुकराती प्रविधि कहते हैं, मतलब सुकरात ने किस प्रविधि का मतलब वो प्रतिपादन किया था, तो सुकरात ने आपको प्रश्नोत्तर प्रविधि का। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि किसने बताया था, सुकरात ने बताया था। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षक का केंद्र होता है, शिक्षा का केंद्र होता है। कह रहा है जो शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती है उसमें शिक्षा का केंद्र कौन होता है, शिक्षक होता है। ठीक है, वही कहता है बाल केंद्रित में, ये नीचे है भी आपका क्वेश्चन 12, बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक का केंद्र बिंदु होता है। तो बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक शिक्षा का केंद्र बिंदु शिक्षक होता है, और शिक्षक केंद्रित में शिक्षक होता है, और बाल केंद्रित में शिक्षार्थी। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु विद्यार्थी होता है, और शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु शिक्षक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं, मतलब सूक्ष्म शिक्षण के बारे में कौन बताया था, तो एलन बताया था। एलन और वह बूस भी आता है ना, बूस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु क्या है, मतलब पाठ प्रस्तावना करते हैं तो इसका आधार क्या है, इस कौशल का, तो पूर्व ज्ञान इसका आधार होता है। आप जैसे माइक्रो टीचिंग किए होंगे, सूक्ष्म शिक्षण, ठीक है, कराया जाता है, तो उसमें क्या करते हैं कि उसमें एक कौशल होता है आपका प्रस्तावना। ठीक है, इसको हम प्रस्तावना कौशल कहते हैं, जो कौशल होता है प्रस्तावना। तो इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों से ना जो भी टॉपिक आपको पढ़ाना है, तो बच्चों से ही वो टॉपिक निकलवाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिससे क्या करें, उस टॉपिक पे हम पहुंच जाए बच्चों के माध्यम से। जो टॉपिक हमको पढ़ाना है वही आपका होता है प्रस्तावना कौशल, जो बच्चों के पूर्व ज्ञान पर डिपेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं, तो व्याख्यान विधि में छात्र निष्क्रिय रहते हैं, लेकिन शिक्षक सक्रिय रहता है। ठीक है, शिक्षक क्या होता है, सक्रिय रहता है, क्योंकि शिक्षक ही क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, लेकिन बच्चे इसमें क्या करते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, और शिक्षक सक्रिय रहता है। क्वेश्चन 16 अधिगम अधिगम का अर्थ है, तो अधिगम का बहुत सारा अर्थ होता है। एक तो यही होता है अधिगम मतलब सीखना। ठीक है, बहुत बार पूछा है अधिगम का अर्थ सीखना। फिर व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, और लक्ष्य प्राप्त करना भी अधिगम है। ठीक है, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिए, वो भी अधिगम में आता है, और व्यवहार में हमारा जो परिवर्तन है वो भी अधिगम में आता है, और सीखना तो है ही आपका अधिगम में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, संप्रेषण की एक परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो संप्रेषण क्या है, कम्युनिकेशन। तो क्या कह रहा है,
संप्रेषण के माध्यम से विषय वस्तु को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, तो इसके 3 अंग होते हैं। पहला तो आपको ग्राही होता है, दूसरा संदेश होता है, तीसरा प्रेषक होता है। ठीक है, तो ग्राही क्या होता है? ग्राही जो ग्रहण करता है ना, संदेश को ग्रहण करता है, ग्रहण करने वाला। ठीक है, और संदेश जो हम मैसेज भेजते हैं, जो भेजते हैं, और प्रेषक मतलब जो भेजता है। ठीक है, जो भेजता है मैसेज। नेक्स्ट परिभाषा देख लीजिए इसका। कीथ डेविस के अनुसार क्या कहते हैं? संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं तथा समझ भेजने की प्रक्रिया है। मतलब संप्रेषण सिंपली बोल सकते हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो सूचनाएं भेजते हैं वो संप्रेषण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है संप्रेषण के प्रमुख घटक बताइए। तो अभी मैंने बताया है 3 प्रमुख घटक होते हैं। पहला आपका प्रेषक, दूसरा संदेश, तीसरा ग्राही। क्वेश्चन नंबर आपका 19 कह रहा है शिक्षण में अभिप्रेरणा के सिद्धांतों का क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी है शिक्षण सिद्धांत में। अभिप्रेरणा का सिद्धांत ये जानते हैं क्या कहता है, आइए। ये कह रहा है अभिप्रेरणा के द्वारा बच्चों में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जाती है। ठीक है, इस सिद्धांत के तहत बच्चों में हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट को डेवलप करते हैं। दूसरा है बच्चों को प्रेरित करने के लिए जन्मजात रुचियों का सहारा लेना पड़ता है। तीसरा ये है अभिप्रेरणा के माध्यम से शिक्षार्थी में उत्साह उत्पन्न किया जाता है ताकि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। मतलब मेनली हम बच्चों को मोटिवेट इसलिए करते हैं कि उनके वो जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सफल हो और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है शिक्षण में हिंदी 2 सूत्र को लिखिए। शिक्षण में किन्हीं 2 सूत्रों को लिखिए। शिक्षण सूत्र के बारे में पूछा है। शिक्षण सूत्र बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है किन्हीं 2 सूत्रों का नाम लिखिए शिक्षण सूत्रों के। तो आइए देख लेते हैं, कई सारे सूत्र होते हैं, आप 2 इसमें से याद कर लीजिएगा, लेकिन जानना सबके बारे में है क्योंकि 2 नंबर में किसी एक को देख के उसको डिफाइन करने के लिए बोल देगा आपको, फिर वहाँ फंस जाएंगे। ठीक है, तो आप सुनिए सबको क्योंकि बहुत ईजी है, बहुत ईजी वे में बताएंगे आपको। पहला है आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, दूसरा है आपका सरल से कठिन की ओर, और तीसरा है आपका पूर्ण से अंश की ओर। मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। देखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर कहता है कि सबसे पहले बच्चे को उन चीज़ों के बारे में बताइए या सिखाइए जो वो जानते हैं। ठीक है, जो चीज़ें वो जानते हैं पहले उसके बारे में सिखाइए, उसके बाद आप सिखाइए उस चीज़ों के बारे में जो बच्चे नहीं जानते हैं। तो ये आपका कहता है ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र है। दूसरा ये है सरल से कठिन की ओर। ये कहता है बच्चे को पहले सरल चीज़ें सिखाइए, तो जो इजी इजी है पहले इजी चीज़ों को बताइए, उसके बाद कठिन, उसके बाद डिफिकल्ट की तरफ जाइए आप। ठीक है, पहले सरल चीज़ों को बताइए, उसके बाद कठिन चीज़ों को बताइए। तीसरा है पूर्ण से अंश की ओर। मतलब जो बच्चा होता है ना पहले पूर्ण को देखता है, उसके बाद उसके अंश को देखता है। कहने का मतलब है जैसे पेड़ है, तो पहले जो बच्चा है पहले पेड़ को समझेगा, ना कि पहले उसके पत्तियों को, उसके टहनियों को समझेगा। ठीक है, तो इसको अंश हो गया, उसका पेड़ टहनी अंश हो गया, सॉरी, पेड़ का पत्ती और टहनियाँ अंश हो गया, बाकी जो पेड़ है वो संपूर्ण हो गया। तो कहने का यही मतलब है कि बच्चे किसी भी चीज़ को पूर्ण रूप में देखते हैं, उसके बाद उसके अंश रूप में जाते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके भागों को देखते हैं। और चौथा आपका है उदाहरण से विशिष्ट की ओर जाना, इसको या नियम से सामान्य की ओर भी कहते हैं। इसको उदाहरण से नियम भी कहते हैं या विशिष्ट से सामान्य भी कहते हैं। तो ये कहता है कि पहले बच्चों को उदाहरण बताइए, ठीक है, उसके बाद नियम उन्हीं से निकलवाइए। पहले बच्चों को एग्जाम्पल दीजिए, तब उसके बाद रूल बताइए उनको। ये नियम आपका ये सूत्र कहता है। तो ये आपके 4 सूत्र थे। सूत्र वैसे और भी ज़्यादा हैं लेकिन ये सब पूछे हुए हैं सभी। ठीक है, ये सारे पूछे हुए हैं इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। और 1 नंबर में ये भी पूछ लेता है कि किन्हीं 2 सूत्र का बस नाम लिख दीजिए, और 2 नंबर में आ जाएगा किसी का नाम दे के आपको डिस्क्राइब करने के लिए कह देगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा है प्रशिक्षण से आप क्या समझते हैं। तो ट्रेनिंग, ट्रेनिंग क्या है, आपकी ट्रेनिंग लगती है ना,
ट्रेनिंग लगती है सारे सेमेस्टर में। तो वही कह रहा है, वो क्या है, क्या होता है ट्रेनिंग, जानिए। अपने आप या किसी दूसरे को ऐसी शिक्षा देना और कौशल का विकास करना जिससे हम किसी कार्य में प्रवीण हो सके। शिक्षण क्या होता, सॉरी, प्रशिक्षण या ट्रेनिंग ये होता है, हम क्या करते हैं इसमें ना, खुद को ट्रेन करते हैं, ठीक है, या दूसरों को हम ट्रेन कराते हैं जिससे वो क्या कर सके, उस काम में प्रवीण हो जाए, ठीक है, और फिर वो क्या कर सके, वो अच्छे से कर सके, ठीक है। जैसे टीचिंग कराना है हमको, तो हम क्या करते हैं, पहले आपको हम ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद आप ट्रेनिंग में क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेंगे, आप प्रवीण हो जाएंगे टीचिंग में, कैसे पढ़ाना है, तब क्या करेंगे आप अपना जाके मतलब बच्चे के सामने पढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, पूर्ण बलन कितने प्रकार का होता है। तो पूर्ण बलन आपके दो प्रकार का होता है, लेकिन इसको पूर्ण बलन है क्या वो जान जाइए। पूर्ण बलन हम स्टिमुलस को कहते हैं। ये क्या करता है, हमारी क्रियाओं को बढ़ा देता है या घटा देता है। जैसे हम गलत व्यवहार कर रहे हैं तो गलत व्यवहार करने से रोकता है, और अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो उसको करने के लिए और हमको प्रेरित करता है। वही आपका पूर्ण बलन होता है, ठीक है। तो ऐसी क्रिया जो हमारे अनुक्रिया को बढ़ा देती है पूर्ण बलन कहलाती है। ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है धनात्मक, यही पूछा है। एक होता है आपका धनात्मक, दूसरा है ऋणात्मक। धनात्मक में क्या करेगा, जो आपका क्रिया है उसको बढ़ा देगा। जैसे हम बच्चा को अच्छे अच्छे से पढ़ाई कर रहा है तो आप उसको पुरस्कार दे दीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिए, तो ये आपका उत्प्रेरक का कार्य करेगा, ठीक है, सॉरी, पूर्ण बलन का कार्य करेगा, ठीक है। और वही बच्चा कोई आपका वो कर रहा है, पढ़ पढ़ लिख नहीं रहा है, वो आप मनमानी कर रहा है, तो आप उसको दंड के स्वरूप में आप क्या कर सकते हैं, उसको क्लास से बाहर कर सकते हैं, या उसके माता पिता से शिकायत कर सकते हैं, या फिर उनकी कमियों को पता लगा सकते हैं। तो ये दंड के रूप में उसको काम करेगा, क्या करेगा, उससे जो पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा है उसको कम करने की कोशिश करेगा और अपना इंटरेस्ट लग जगाएगा। 23 है, कह रहा है अपेक्षित अधिगम शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो अपेक्षित अधिगम का अर्थ क्या होता है, इसका न्यूनतम अधिगम स्तर होता है। मतलब कि कुछ चीज़ें डिफाइन की गई हैं जो सारे बच्चों को पढ़नी पड़ती है, ठीक है। ये न्यूनतम अधिगम स्तर उसी को कहते हैं। जो अपेक्षित अधिगम है उसका मतलब होता है न्यूनतम अधिगम स्तर। इसका मतलब होता है प्रत्येक कक्षा व विषय के लिए निश्चित न्यूनतम दस्तावेज को प्रत्येक छात्र प्राप्त करे, उसे अपेक्षित अधिगम कहते हैं। कह रहा है ना कि हर प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए ना एक ना निश्चित ना विषय है, और उसमें निश्चित किया गया न्यूनतम दस्तावेज जो हर बच्चे को प्राप्त करनी चाहिए, उसी को कहते हैं अपेक्षित अधिगम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा है बाल केंद्रित शिक्षण की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो बाल केंद्रित शिक्षक, ये अपने मन से भी आप लिख सकते हैं, बाल केंद्रित शिक्षक क्या है। तो बाल केंद्रित शिक्षक क्या होता है, इसमें बालक प्रमुख होता है, बालक को ध्यान में रखकर शिक्षण दिया जाता है, और बालक को क्या करते हैं, उनके रुचियों को ध्यान दिया जाता है, उनके मानसिक स्तर को ध्यान दिया जाता है, ठीक है। उनका जब मानसिक स्तर समझ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम उनके अकॉर्डिंग पढ़ा सकेंगे, इससे बच्चे में इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, और बच्चे इजीली सीखेंगे। तो आइए क्या कह रहा है, पहला है बालक केंद्रित शिक्षण में बालक शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है, ठीक है, मतलब कि बालक को सेंटर में रख के हम शिक्षण देते हैं। दूसरा है बालक को ध्यान में रखकर शिक्षण कराया जाता है, वही बात है। और तीसरा है बालक के मानसिक स्तर और रुचियों को ध्यान में रखकर शिक्षण कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है खेल पर आधारित दो शिक्षण विधियों के नाम लिखिए। वो शिक्षण विधि बताइए जो खेल पर आधारित है, हम बच्चों को खेल खेल में ही सिखा देते हैं, वो कौन सा शिक्षण विधि है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सा है। तो ये हुआ खेल पर आधारित शिक्षण विधि आपके। वैसे तो दो पूछा है, लेकिन एक पर्टिकुलर नाम देकर उसको डिस्क्राइब करने के लिए कह सकता है, ठीक है, और एक एक दे के पूछता है ये इस विधि का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसलिए आपको सब जानना पड़ेगा। तो ये पहला है आपका कीडन गार्डन पद्धति, ठीक है, इसमें भी हम बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाते हैं, और इसका जो प्रतिपादक है वो कौन है, फ्रॉवेल है, ठीक है, फ्रॉवेल। दूसरा है आपका मांटेसरी पद्धति, ठीक है, मांटेसरी पद्धति, इसके प्रतिपादक है मारिया मांटेसरी, ठीक है। तीसरा है प्रोजेक्ट पद्धति, प्रोजेक्ट ना योजना बनाते हैं जिसमें,
ये आपका है किलपैट्रिक ने बताया। ये सारे एक एक नंबर पे पूछा है देख के कि प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है, मॉन्टेसरी पद्धति के प्रतिपादक कौन है, कीटन गार्डन कौन है, ठीक है। और ये है बेसिक, चौथा है आपका बेसिक शिक्षा पद्धति, इसके प्रतिपादक कौन है, तो महात्मा गांधी हैं, ठीक है। पांचवा है डाल्टन पद्धति, ये है हेकल पास्कल, ठीक है। तो ये थे आपके खेल पद्धति, इसमें से दो पूछा था, दो का नाम लिखना था, लेकिन हम आपको सब बता दिए क्योंकि एक पर्टिकुलर भी पूछ सकता है 2 नंबर में कि किरण गार्डन्स का मतलब क्या समझते हैं, प्रोजेक्ट मेथड क्या है, इसलिए आप सब समझ जाइए। क्वेश्चन है 26, कह रहा है पर्यटन विधि का प्रयोग किन विषय के लिए किया जाता है। पर्यटन पर्यटन मतलब क्या कहता है, जिसमें हम क्या कहते हैं बाहर जाके बच्चों के साथ हम घूमते हैं और चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, इसको हम पर्यटन विधि कहते हैं। तो ये कह रहा है किस सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो ये पता है पर्यावरण के लिए, ठीक है। तो ये पर्यावरण के लिए हमारा पर्यावरण जो सब्जेक्ट होता है पर्यटन विधि, उसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। लेकिन और भी सब्जेक्ट हैं जैसे आपका साइंस है, आपका भूगोल है, ठीक है, इन सभी सब्जेक्ट में भी पर्यटन विधि क्या होता है महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सबसे अधिक होता है आपका पर्यावरण में। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक किस विषय के लिए होती है, तो एक्सपेरिमेंट, प्रयोग प्रदर्शन क्या एक्सपेरिमेंट विधि, तो ये आपके विज्ञान विषय के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। देखते हैं हम क्या करते हैं विज्ञान विषय में, हम चीज़ों को क्या करते हैं परीक्षण करते हैं लैब में जाके, ठीक है। तो प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक साइंस या विज्ञान सब्जेक्ट के लिए उपयोगी होती है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित कीजिए, मतलब सूक्ष्म शिक्षण क्या है, माइक्रो टीचिंग क्या होती है। तो हम अपने लैंग्वेज में आपको बता देते हैं, हम क्या करते हैं माइक्रो टीचिंग में, माइक्रो टीचिंग का मतलब सूक्ष्म शिक्षण, छोटा मतलब टीचिंग। तो इसमें 5 से 10 मिनट डिसाइडेड होते हैं, बस 5 से 10 मिनट के बीच में आपको पढ़ाना होता है। और जब भी माइक्रो टीचिंग कराते हैं तो एक एक कौशलों का मतलब सीखते जाते हैं, ठीक है। एक बार एक कौशलों का हम वो सीखेंगे, जैसे प्रस्तावना हो गया, सैंपल कौशल हो गया, व्याख्यान कौशल हो गया, दृष्टांत कौशल हो गया, दृष्टांत मतलब एग्जाम्पल देना। तो हम क्या करते हैं सूक्ष्म शिक्षण की सहायता से हम एक एक शिक्षण को हम क्या करते हैं एक एक कौशलों को सीखते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी तकनीकी है जिसका उद्देश्य शिक्षक उम्मीदवारों को वास्तविक व्यवस्था के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। मतलब सूक्ष्म शिक्षण में क्या करते हैं जब भी हम भावी शिक्षक आप लोग बनने वाले हो तो आपको इसकी सहायता से आपको ट्रेंड किया जाता है सूक्ष्म शिक्षण की सहायता से, ठीक है, कि आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है, ये बताता है आपका सूक्ष्म शिक्षण। परिभाषा देख लीजिए, बी.एन. शोर के अनुसार क्या कहते हैं, सूक्ष्म शिक्षण कम समय कम छात्रों तथा कम क्रियाओं वाली तकनीकी है, मतलब ये कुछ टाइम के लिए होता है, ठीक है, 5 से 10 मिनट के बीच में होता है और कम छात्र इसमें रहते हैं, हाँ। और इसका प्रतिपादक किया है एलन या रॉबर्ट बुश, ये पूछा है 1 नंबर में कि प्रतिपादक कौन है माइक्रो टीचिंग के या सूक्ष्म शिक्षण के, तो आपके प्रतिपादक है एलन या रॉबर्ट बुश। और इसका समय आपका 5 से 10 मिनट के बीच होता है, मैक्सिमम 10 है, आप 5 से 7 मिनट मान सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, शिक्षण कौशल की एक परिभाषा दीजिए, शिक्षण कौशल क्या है, ठीक है। तो शिक्षण कौशल मतलब शिक्षण कौशल का मेनली मतलब समझते हैं कि हम किन कौशलों का यूज करके हम क्या करते हैं पढ़ाते हैं, वो हमको शिक्षण कौशल का मतलब कहा जाता है। और जब भी हम शिक्षण कौशल का यूज करते हैं क्या करते हैं चीज़ों को इंटरेस्ट बनाने के लिए हम इनका यूज करते हैं, तो ये जानते हैं क्या है। तो शिक्षण कौशल छात्रों को सीखने के लिए सुगमता प्रदान करता है, मतलब शिक्षण कौशल के माध्यम से हम जो टीचिंग कराते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है और बच्चों को अच्छे से समझ में आती है। और देख लीजिए क्या है, शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में वह शस्त्र है जिसका प्रयोग करके शिक्षक अपनी कक्षा को शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है, ठीक है। मतलब शिक्षक क्या करता है, शिक्षक जो होता है वो आपका शिक्षण कौशल का यूज करके अपने जो शिक्षण विधि है उसको क्या करता है इंटरेस्टिंग बनाता है और बच्चों को उससे क्या होता है अधिक समझ में आता है। 30 है क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण क्या है, तो ये बहुत इजी है। उपचार मतलब क्या, मतलब किसी भी जैसे कि आप जाते हो रिमेडियल कहते हैं इंग्लिश में इसको रिमेडियल, ठीक है, रिमेडियल।
तो मतलब ये होता है, जाते हैं ना किसी डॉक्टर के पास अपने रोगों का उपचार कराने के लिए, वही है। अगर कोई विद्यार्थी है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, उसके अंदर क्या कमियां हैं, तो उसका पता हो जाता है, फिर उसकी कमियों को हम दूर करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों की कमियों को दूर करते हैं। जैसे आपको बीमारी होता है, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको दूर करता है, वैसे ही बच्चों में जो कमियां होती हैं वो शिक्षक दूर करता है, ठीक है, जानकर उनको। तो क्या है, उपचारात्मक शिक्षण में छात्र की कमियों को समाधान किया जाता है, ठीक है, छात्रों में जो कमियां हैं उनके क्या समाधान किया जाता है। और क्या कह रहा है, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन करके उनकी कठिनाइयों को दूर किया जाता है। मतलब शिक्षक द्वारा क्या किया जाता है, बच्चों की कठिनाइयों को दूर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 31, कह रहा है शिक्षा में मानचित्र व चार्ट का उपयोग बताइए। जो मानचित्र हम यूज करते हैं और चार्ट का यूज करते हैं शिक्षण में, उनका उपयोग बताना है। तो पहला है, कह रहा है भूगोल विषय को पढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भूगोल मतलब जियोग्राफी को पढ़ाने के लिए, क्योंकि हम चार्ट के माध्यम से ही, मानचित्र के माध्यम से ही बताते हैं कि नदियाँ कहाँ है, पर्वत कहाँ है, ठीक है, ये सब चीज़ों को बताते हैं। और दूसरा ये है, मानचित्र द्वारा विभिन्न तथ्यों की स्थिति विस्तार की जानकारी मिलती है, ठीक है, मानचित्र की सहायता से। क्वेश्चन ये थर्ड कह रहा है, जहाँ पहुँचना कठिन होता है उन चीज़ों के बारे में मानचित्र की सहायता से हम देख सकते हैं, ठीक है, मैप पे देख सकते हैं। मानचित्र व चार्ट की सहायता से विभिन्न शिक्षण प्रक्रिया रोचक बनाई जाती है, ठीक है, इससे हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है वो इंटरेस्ट बनता है आपकी चार्ट और ये मानचित्र की सहायता से। क्वेश्चन है 32, कह रहा है बहुक्षेत्रीय शिक्षण का क्या मतलब है। तो बहुक्षेत्रीय शिक्षण जानिए, एक अध्यापक द्वारा बहुत सी कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना बहुक्षेत्रीय शिक्षण कहलाता है, ठीक है। तो बहु क्षेत्रीय शिक्षण में आप क्या कर सकते हो, कविता पढ़ा सकते हो, कहानी बता सकते हो, मतलब जो सारे बच्चों को क्या कर रहे हैं, सभी के लिए आवश्यक हो, ठीक है। गान का गीतों का आयोजन कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, तेज तेज तथा कमजोर बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाया जाता है या समझाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, कह रहा है शिक्षण तथा प्रशिक्षण में अंतर बताइए, क्या होता है। तो शिक्षण वो है जो हम आपको करा रहे हैं, ठीक है, जो टीचर कराता है, जो टीचर बन चुका है वो शिक्षण कराता है। और प्रशिक्षण आप लोग हैं, आप लोग क्या हैं, प्रशिक्षण करते हैं, आप लोग ट्रेनिंग लेते हैं। तो शिक्षण का इंग्लिश टीचिंग होता है, प्रशिक्षण का होता है ट्रेनिंग। आप लोग टीचिंग की ट्रेनिंग लिए होंगे, प्रशिक्षण लिए होंगे, और ये तो आप लोग हो गए प्रशिक्षण, या आपको आप लोग प्रशिक्षण कर रहे हो, हम आपको शिक्षण करा रहे हैं। तो शिक्षण नया ज्ञान प्रदान करता है, ठीक है, लेकिन प्रशिक्षण क्या करता है, प्रशिक्षण कौशलों के माध्यम से कैसे पढ़ाना है बताता है, आप लोग को बताता है कैसे पढ़ाना है, आप कैसे टीचर बनोगे तो पढ़ाओगे। और ये ज़्यादा समय के लिए होता है, 30 से 45 मिनट का होता है, ये आपको बहुत कम समय के लिए होता है, 5 से 7 या 5 से 10 मिनट के लिए होता है। इसमें बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है, इसमें बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें आप क्या कर रहे हो, प्रशिक्षण में खुद ट्रेनिंग ले रहे हो ना। लास्ट क्वेश्चन है 34, कह रहा निदात्मक परीक्षण क्या है। बहुत ईजी, आप इसको बहुत यूज करते हो, डायग्नोसिस, ठीक है, डायग्नोस्टिक जाते हो ना, निदान के लिए, अपनी बीमारी को पता करने के लिए। तो डायग्नोस्टिक क्या करता है, आपकी बीमारी को पता बताता है, ठीक, बीमारियों के बारे में बताता है, आपको पता करता है बीमारियों के बारे में। वैसे ही निदात्मक जो परीक्षण होता है वो क्या करता है, बच्चों की कमियों को पता लगाता है, ठीक है, बच्चों के अंदर कौन सी कमी है, बच्चों के छात्रों की कमियों को पता लगाता है, और निदानात्मक परीक्षण कहलाता है, ठीक है। वो परीक्षण जो क्या करता है, छात्र के कमियों के बारे में पता लगाता है, वो आपका निदानात्मक होता है। और उपचारात्मक क्या होता है, रिमेडियल, जो क्या करता है, जो इसने कमियों को पता लगाया है निदानात्मक परीक्षण ने, वो क्या करता है, उनको वो उपचार करता है, ठीक है, उनको ठीक करता है, कैसे ठीक करना है वो करता है। ये था आपका लास्ट का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था। तो गाइज आप देख लीजिएगा सारा वीडियो, और मैंने ऐसे प्रीवियस ईयर के सारे डाले हुए हैं, उनको जाके देख देख लीजिए, आपको एग्ज़ाम हॉल में बहुत हेल्प मिलेगा। ये आपका तीसरा वीडियो था शिक्षण सिद्धांत पे, ठीक है। तो आज का ये रहा सेशन। ओके गाइस।
अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।